हेलो। कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत हम लोग अध्याय 6 नियुक्तिकरण का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम लोग भर्ती के स्रोत का अध्ययन करेंगे। और भर्ती के स्रोतों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, एक तो आंतरिक स्रोत और दूसरा बाह्य स्रोत। इसका अर्थ ये है कि कर्मचारियों की नियुक्ति कहाँ कहाँ से की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आंतरिक स्रोत क्या क्या होते हैं, जो उपक्रम के अंदर ही मौजूद होते हैं या किसी संस्था के अंदर ही मौजूद होते हैं और वहाँ से कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। तो सामान्यतः उपक्रम में मध्यम व उच्च स्तरीय पदों पर भर्ती जो है वो आंतरिक स्रोतों से की जाती है। और ये भर्ती के मुख्य रूप से तीन स्रोत होते हैं। पहला तो होता है निम्न स्तर से उच्च स्तर पर पदोन्नति। उपक्रम के ही इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि उपक्रम के ही योग्य और अनुभवी कर्मचारियों को योग्यता के आधार पर और वरिष्ठता के आधार पर उच्च पदों पर पदोन्नत किया जाता है और रिक्त पदों को भरा जाता है। और ये जो है प्रायः सभी उपक्रमों में अपनाया जाता है। और कुछ पद जिसमें अनुभव का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, वहाँ पर तो पदोन्नति के द्वारा ही उच्च पदों को भरा जाता है, जैसे कि प्राचार्य का पद, विश्वविद्यालय में कुलपति का पद, इसको पदोन्नति के द्वारा ही भरा जाता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण स्रोत है अतिरिक्त कर्मचारियों का समायोजन। प्रारंभ में उपक्रम की स्थापना के समय यदि अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है तो उनको रख लिया जाता है, और बाद में कार्य कम होता है तो ये जो अधिक कर्मचारी होते हैं ये सरप्लस हो जाते हैं, अतिरेक हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इनको अन्य शाखाओं में या कार्यालयों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसी को अतिरिक्त कर्मचारियों का समायोजन कहते हैं। और ऐसे समायोजन से कर्मचारियों का सही जगह पर उपयोग किया जा सकता है। और तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है स्थानांतरण। और ये जो स्थानांतरण है ये एक सामान्य प्रक्रिया है, और जो स्थानांतरण है वो निम्न कारण से किए जाते हैं। अधिक समय तक कुछ संस्थाओं में अधिक समय पर एक ही पद पर कर्मचारियों को न रखना, क्योंकि भ्रष्टाचार हो सकता है या कुछ खाता बही में गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए प्रायः बैंकों में एक ही पद पर एक कर्मचारी को नहीं रखा जाता, अलग अलग पद पर उसको भेजा जाता है। दूसरा, किसी पद की क्षमता के अनुसार कर्मचारी द्वारा कार्य नहीं करना, अर्थात जो कोई कर्मचारी है अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं करता है तब भी उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। और इसका एक अन्य कारण है कि यदि स्वयं कर्मचारी अन्य पद पर कार्य करने के इच्छुक हो और यदि उचित लगे प्रबंधन को तो भी उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। आंतरिक स्रोत के बहुत ज़्यादा लाभ भी हैं। पहला लाभ ये है कि जो कर्मचारी होते हैं उनको सामान्य नियमों की जानकारी रहती है। चूँकि वो संस्था में अनेक वर्षों से कार्यरत रहते हैं, इसलिए वो संस्था के नियमों से, उनकी नीतियों से अच्छी रीति से वाकिफ़ होते हैं। और नए कर्मचारियों के जैसे इनको प्रशिक्षण देना भी आवश्यक नहीं होता, और इससे समय और धन की बचत होती है। आंतरिक स्रोत का दूसरा लाभ ये है कि कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है, क्योंकि इनका मनोबल उच्च बना रहता है, क्योंकि उनको ये मालूम रहता है कि यदि वो अच्छा काम करेंगे तो उनकी पदोन्नति अवश्य होगी, और इसीलिए वो लगन और मेहनत से काम करते हैं। तीसरा है पदोन्नति के द्वार खुले रहना। आंतरिक स्रोत से भर्ती से सभी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के द्वार खुले रहते हैं, और हर कर्मचारी आशान्वित रहता है कि उसकी भविष्य में पदोन्नति अवश्य होगी। चौथा जो इसका लाभ है कि भर्ती पर न्यूनतम खर्च होता है, क्योंकि औपचारिकताएं ज़्यादा पूरी नहीं करनी पड़ती। बाह्य स्रोत से भर्ती करने पर बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। आंतरिक स्रोत पर भर्ती होने से ज़्यादा औपचारिकताएं पूर्ति नहीं होती, इसलिए बहुत सारा खर्चा भी बच जाता है, और इससे उपक्रम जो है अपव्यय से बच जाता है। पांचवा, कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि सबको मालूम रहता है यदि वो अच्छा काम करेंगे तो उनकी पदोन्नति होगी। इसीलिए वो मन लगाकर लगन से और आस्था से कार्य करते हैं, और जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। प्रशिक्षण व्यय में कमी होती है, चूँकि ये जो कर्मचारी हैं इन पहले से संस्था में कार्यरत रहते हैं,
और इसीलिए इनको संस्था के नियमों की, कार्य के विधियों की पूरी जानकारी रहती है। इससे इनके प्रशिक्षण का जो खर्चा है वो बच जाता है, जो कि नए कर्मचारियों पर करना पड़ता है। तो ये है आंतरिक स्रोत। इसके 3 भाग होते हैं: निम्न स्तर से उच्च स्तर पर पदोन्नति, अतिरिक्त कर्मचारियों का समायोजन, और तीसरा है स्थानांतरण। अब कुछ हम लोग बाह्य स्रोत के बारे में देखेंगे कि पहला है पूर्व कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति। इसका अर्थ ये है कि ऐसे कर्मचारी जो अपनी आयु पूरी कर चुकते हैं और सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और ऐसे कर्मचारियों को फिर से रख लिया जाता है, क्योंकि ये कर्मचारी कार्यकुशल होते हैं, अनुभवी होते हैं, योग्य रहते हैं, और यदि ये इच्छुक रहते हैं तो इनको पुनः काम पर रख लिया जाता है, और इनको इसमें जो वेतन है वो भी कम देना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। दूसरा, वर्तमान कर्मचारी के मित्र या रिश्तेदार यदि वो योग्यता के अनुकूल हैं तो उनको भी कार्य हेतु रख लिया जाता है, क्योंकि इससे अच्छे कर्मचारी चुनने का अवसर मिलता है, और जो पुराने जिस कर्मचारी से संबंधित ये रिश्तेदार होते हैं वो उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार भी ठहराए जा सकते हैं। इसलिए इसको भी एक अच्छा माना जाता है। कभी कभी पक्षपात हो जाता है, लेकिन अच्छे से नियुक्ति किया जाए तो इससे बचा जा सकता है। उसके बाद तीसरी जो महत्वपूर्ण विधि है वो है कार्यालय में सीधी भर्ती की जाती है। ये सेवीवर्गीय विभाग के द्वारा विधिवत सूचना देकर, विज्ञापन देकर कार्यालय के द्वारा सीधी भर्ती की जाती है। रोजगार कार्यालय द्वारा भी भर्ती की जाती है। शासन के द्वारा प्रत्येक जिला पर एक रोजगार केंद्र की स्थापना की गई है, और वहाँ पे जो रोजगार के चाहने वाले हैं वो अपना नाम पंजीकृत कराते हैं, और उपक्रम चाहे तो वहाँ से भी वो अपने इच्छुक उम्मीदवारों को आमंत्रित कर सकता है। विज्ञापन द्वारा भर्ती ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसके अंतर्गत विभिन्न अखबारों में, टेलीविज़न में, इंटरनेट में विज्ञापन दिए जाते हैं कि हमको इस पद हेतु इस योग्यता वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, और जो इच्छुक व्यक्ति होते हैं वो संपर्क करते हैं, आवेदन अपना देते हैं। उसके बाद है श्रम संघों द्वारा भर्ती किया जाता है। जो श्रम संघ होते हैं, पहले ज़माने में इनका बहुत बोलबाला रहता था। हर बड़े बड़े उपक्रमों में श्रम संघ होते हैं, और जो प्रबंधन होता है वो शांति बनी रहे और परेशानी कम हो, इसलिए वो श्रम संघों को निर्देशित कर देते हैं कि आप नियुक्ति करिए। लेकिन ये विधि अब अप्रचलित हो गई है, पहले ये विधि चलती थी। उसके बाद है शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों के द्वारा भर्ती। इसके अंतर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों में रोजगार केंद्र खोले जाते हैं, और वहाँ पे रोजगार से संबंधित विभिन्न जानकारी वांछित लोगों को दी जाती है। और कभी कभी तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो स्वयं पहुँच जाती है वहाँ पे साक्षात्कार लेने के लिए। तो ये भी एक अच्छे प्रचलित विधि है, और ये बेरोजगार जो नवयुवक हैं उनकी इससे बहुत मदद हो जाती है। इसी कड़ी में अगला है अन्य उपक्रमों से भर्ती। व्यावसायिक जगत के कुछ व्यापारिक संस्थाओं में कर्मचारियों को आदान प्रदान करने की प्रथा है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कला और कौशल एक दूसरे के व्यापार में आदान प्रदान करना। इस प्रकार की भर्ती 1 या 2 लोगों की ही की जाती है, बड़े पैमाने पर नहीं की जाती है। उसके बाद सेवानिवृत्त जो सैन्य कर्मचारी होते हैं उनकी भी भर्ती की जाती है, और इसको बहुत बढ़िया माना जाता है, क्योंकि सेना में बहुत कम उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं। प्रायः 45 वर्ष की आयु तक बहुत से जो सैनिक होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, और इन लोग अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए इच्छुक रहते हैं, और ये बहुत ही निष्ठावान और अनुशासित और मेहनती होते हैं। खासकर सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों में तो इनका बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। तो इसीलिए व्यवसाय के प्रबंधक इन्हें भर्ती करना उपक्रम के हित में समझते हैं, और केंद्र और राज्य सरकारें भी कुछ पदों पर सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति करती है। बाह्य स्रोत के कुछ लाभ भी हैं, कि जैसे कि नवीनतम ज्ञान और सूचना रखने वाले व्यक्तियों को अभिप्रेरित हो सकते हैं इसके द्वारा योग्य, कुशल और अनुभवी व्यक्तियों को रोजगार दिया जाता है।
नए संगठन में बाह्य कर्मचारी पुरानी अवांछनीय आदत को छोड़कर नए ढंग से अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं। अच्छे कर्मचारी और योग्य कर्मचारी का प्राप्त होने से प्रशिक्षण के खर्च में कमी आती है और अन्य उपक्रमों के अनुभव का लाभ भी अपने उपक्रम में लिया जा सकता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने भर्ती के दो स्रोत देखे। एक आंतरिक स्रोत, उसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे स्थानांतरण के द्वारा, पदोन्नति के द्वारा और समायोजन के द्वारा भर्ती की जाती है। उसके बाद हमने बाह्य स्रोतों से भी कैसे भर्ती की जाती है। पूर्व सैनिकों को, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रोजगार कार्यालय द्वारा, विज्ञापन के द्वारा, वर्तमान कर्मचारी के मित्र व रिश्तेदार के द्वारा, कार्यालय में सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं।